हेलो फ्रेंड्स, क्रैक ऑल एग्जाम्स में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, यह क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अलंकार यह हिंदी का एक ऐसा टॉपिक जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अलंकार क्या होता है, इसका अर्थ और परिभाषा क्या होती है, इसके कितने भेद हैं, मुख्य कितने भेद हैं, इन सभी को हमने बहुत अच्छे से आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। शब्दालंकार के भेद जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, फिर अनुप्रास क्या होता है, इसका उदाहरण क्या होता है, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करेंगे और आप समझ भी पाएंगे। ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो एक से बढ़कर के एक आपको उदाहरण के माध्यम से, एग्जाम्पल्स के माध्यम से चीजें समझा दी जाएंगी और यह क्लास देखने के बाद आपको दोबारा अलंकार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए शुरू करते हैं। 10 से 15 मिनट में अलंकार आप सीख जाएंगे एकदम विधिवत तरीके से, आप किसी भी क्लास में, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी में हो। आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट आपके सामने, अलंकार होता क्या है। सबसे पहली बात, जो अलंकार है, अलंकार दो शब्दों, एक तो अलम है, दूसरा कार है। अलम और कार से मिलकर के बनता है हमारा अलंकार। यहां पे अलम का अर्थ क्या है, आभूषण, और कार का अर्थ क्या है, करने वाला, यानी कि आभूषण करने वाला। ठीक है, आभूषित करने वाला, अलंकृत करने वाला, अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वही अलंकार है। कहने का मतलब है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या फिर सजावट, श्रृंगार। ये ऐसा श्रृंगार जो काव्य की शोभा बढ़ा देता है, उसे हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार स्त्री की शोभा उसके आभूषणों से, गहनों से बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से बढ़ जाती है। ठीक है, तो जो किसी वस्तु को अलंकृत करे या भूषित करे वही अलंकार है। इतनी बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। अब देखिए, अलंकार के भेद बहुत सारे हैं। आइए पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते हैं। अलंकार के भेद की अगर बात की जाए तो अलंकार को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। किंतु अलंकार के 2 मुख्य भेद हैं। देखिए, है तो तीन वर्गों में इसको बांटा गया है, लेकिन मुख्य 2 ही हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, अब शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं, अर्थालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं, उनको समझते हैं। चलिए, आपके सामने है पॉइंट अलंकार। देखिए, तो अलंकार जैसा कि अभी आपको बताया, इसको 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। डियर फ्रेंड, आप एक पेन और कॉपी निकाल लीजिए। ये जो इस कंटेंट को लिखते हुए चलिए, नोट्स बनाते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किसी कॉपी किताब में ये नहीं मिलेगा। शब्दालंकार के अंतर्गत आपके अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विवक्षा, प्रयुक्ति, प्रकाश, ये बहुत सारे अलंकार आ जाते हैं। महत्वपूर्ण कौन कौन सा है? सिर्फ अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये 3 ही अलंकार हैं जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हर जगह हमको काम आते हैं, बाकी का कोई काम यहाँ पे नहीं है। जब उनका काम नहीं है तो इनको हम पढ़ें क्यों, समय क्यों बर्बाद करें? सिर्फ 3 अलंकार हम इसमें पढ़ेंगे। अर्थालंकार में आपका उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान और भी बहुत सारे ये अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। इसमें हम उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, 1 2 3, ये 3-4 अलंकार इसमें पढ़ लेंगे, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही पूछे जाते हैं। उभयालंकार की अगर बात की जाए तो इसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का गुण पाया जाता है और आपके लिए सिर्फ 2 अलंकार ये महत्वपूर्ण है, जिनके अंतर्गत जो अलंकार आते हैं इनको हम विधिवत तरीके से समझेंगे। अब पहला अलंकार कौन सा है? शब्दालंकार। लेकिन शब्दालंकार के भी 3 भेद हैं, समझिए पॉइंट को। अर्थ के आधार पर शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अनुप्रास अलंकार,
यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। यानी कि जो अनुप्रास अलंकार है यह किसका भेद है? यह शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। शब्द अलंकार की ही एक शाखा है अनुप्रास अलंकार। अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे। यहां से शुरू होता है अनुप्रास अलंकार। समझते हैं, एक एक पॉइंट को बहुत डीपली समझते हुए चलिएगा। देखिए, ये वीडियो देख लीजिए, दोबारा अलंकार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अनुप्रास अलंकार को समझिए। अनुप्रास दो शब्दों यानी कि अनु प्लस प्रास के योग से बना है, जिसमें अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण या फिर अक्षर। ओके, देखिए हमने ठीक से समझाने का प्रयास किया है, वरना हम सिर्फ ये लाइन लिखकर के बात खत्म कर सकते थे। पूरी विधिवत जानकारी लेते चलिए। अनुप्रास हमारा दो शब्दों से अनु प्लस प्रास के योग से बना है, जहां पे अनु का अर्थ होता है बार बार, प्रास का अर्थ होता है वर्ण या अक्षर। यानी कि जहां एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए, रिपीट हो, आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जहां एक ही वर्ण कई बार आए। ये वर्ण क्या होता है? वर्ण वो होता है जो तोड़ा नहीं जा सकता, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, अक्षर के टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे आपका का, चा, टा, है ना, ये सब क्या है? ये वर्ण है, इनको ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो जहां वर्ण या अक्षर बार बार आते हैं वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। यहां पे जो हमारा ता वर्ण है इसके 1 2 3 4 5 बार आवृत्ति हुई है। कितनी बार? 5 बार। वर्ण या अक्षर जो हमारा ता है, ये क्या है? ये वर्ण है, अक्षर है, और ये बार बार यहां पे रिपीट हुआ है। इसका मतलब है कि इस पंक्ति में, इस लाइन में अनुप्रास अलंकार है। बात आई समझ में? कई बार रिपीट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अनुप्रास अलंकार के कुछ और भी उदाहरण हैं, इनको भी समझिए। जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इसमें क्या है? माँ जो वर्ण है हमारा, जो माँ अक्षर है, यह कई बार रिपीट हुआ है। और जिस लाइन में कोई भी वर्ण या अक्षर बार बार रिपीट होता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। माँ 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 कई बार रिपीट हुआ है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इसमें रा भी रिपीट हुआ है, रा रिपीट हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है। इसमें घा जो वर्ण है यह भी रिपीट हुआ है। इसमें जो पा वर्ण है वह भी रिपीट हुआ है। तो इसमें हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। मुदित मनोहर मानस देखा। अब ये लाइनें, अब आपको कहीं भी इस तरीके की लाइन मिलेगी तो आप फट से उसका आंसर टिक कर दें कि भैया इसमें अनुप्रास अलंकार है। हमने पढ़ा है कि जहां वर्ण या अक्षर बार बार लाइन में आए, इसका मतलब है वहां अनुप्रास अलंकार है। ओके, बात क्लियर? अनुप्रास अलंकार अब आपको दोबारा कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला अलंकार हमारा है यमक अलंकार। कौन सा? यमक। यमक का प्रॉपर अर्थ क्या होता है? थोड़ा डीप समझते हुए चलिए। यमक का प्रॉपर अर्थ होता है दो या फिर जोड़ा। क्या होता है? यमक का मतलब होता है दो या फिर जोड़ा। जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए, कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो। जितनी बार आए उतनी बार उसका अर्थ अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, व खाए बौराए नर या पाए बौराए। अब ये जो पंक्ति है इसमें क्या है? कोई शब्द है कनक, वो एक से अधिक बार आया है, 2 बार आ गया। और यहाँ पे कनक का अर्थ, एक कनक इसमें सोना है और एक कनक जो है वो धतूरा है। दोनों कनक का अर्थ यहाँ पे अलग अलग है। ठीक है, एक सोना होता है, जिस आदमी के पास सोना धन दौलत ज्यादा हो जाए वह भी बौरा जाता है, और जो धतूरा जो एक प्रकार की भांग होती है वो अगर उसको मिल जाए, वो पी ले तो उससे भी आदमी बौरा जाता है। तो क्या है, यहाँ पे एक कोई शब्द है जो कई बार, एक से अधिक बार रिपीट हुआ है और हर बार उसका अर्थ अलग हो जाता है, वहां यमक अलंकार होता है। बात आई समझ में? वेरी गुड। अब इसके कुछ अन्य उदाहरण भी हैं। जैसे पहला उदाहरण आपके सामने है,
काली घटा का घमंड घटा। क्या लिखा है? काली घटा का घमंड घटा। एक घटा यहाँ पे बादल है, एक घटा क्या है? बादल। और दूसरा घमंड, दूसरा घटा का मतलब यहाँ पे माइनस है, सब्ट्रैक्शन है, यानी कि घट जाना है। जो काली घटा थी, जो काले बादल जो है मंडरा रहे थे, बरस गए, ठंडे हो गए, घमंड चकनाचूर हो गया, शांति से बैठ गए। तो ये क्या है? काली घटा का घमंड घट गया। एक बादल है, एक उसका जो है माइनस हो जाना है। सजना है मुझे सजना के लिए, मुझे सजना है, मुझे डेकोरेट होना है। नहीं, अपने लिए पता नहीं डेकोरेट का यूज करें कि नहीं, छोड़िए। मुझे सजना है, मुझे संवरना है, वही मुझे क्रीम पाउडर की लीपा पोती करनी है। ठीक है, किसके लिए? सजना के लिए। मुझे अपने प्रेमी के लिए सजना है, संवरना है। तो जो सजना शब्द है वो 2 बार आया है। एक सजना का अर्थ यहाँ पे संवरने से है, एक सजने का अर्थ यहाँ पे प्रेमी से है। तो जो शब्द है हमारा वो एक से अधिक बार आया है और हर बार उसका अर्थ अलग है, इसलिए इस पंक्ति में यमक या अलंकार हो जाएगा। बात क्लियर? ठीक है। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती हैं। यहाँ पे जो बेर शब्द है वह 2 बार आया है, एक से अधिक बार आया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एक जो बेर है वो आपका समय है, एक बेर जो है वो समय है, और एक बेर जो है वह फल है। बेर आप लोग जानते होंगे, बेर क्या होते हैं? वो फल होता है। ठीक है, तो 3 बेर खाती थी वो राजा की रानियां जो पहले दिन में 3 बार खाना खाया करती थी, आज वो समय आ गया है कि पूरा दिन 3 फल खा करके काट देती हैं। एक बेर यहाँ पे समय है कि 3 बार वो खाया करती थी। ठीक है, सुबह दोपहर शाम, और अब सिर्फ 3 फलों में ही अपना पूरा दिन गुजार देती हैं। तो ये क्या है? जो बेर शब्द है वह एक से अधिक बार आया है, हर बार उसका अर्थ अलग है, तो यमक अलंकार हो जाएगा। बात खत्म। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला उदाहरण। जितने उदाहरण आप समझेंगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। यहाँ पे प्यारे दोस्तों एक मन का है जो कि माला में पिरोया जाने वाला दाना है, और एक मन का हमारे हृदय की बात हो रही है। तो जो मन का शब्द है वह एक से अधिक बार आया है तथा हर बार उसका जो अर्थ है वह अलग है। इसका मतलब इस पंक्ति में यमक अलंकार हो जाएगा। बात इतनी क्लियर? ठीक है, अगर क्लियर हो गई है बात, समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। अगला जो अलंकार है हमारा वह है श्लेष अलंकार। बहुत अच्छे से समझिए। श्लेष का प्रॉपर अर्थ होता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष का मतलब क्या होता है? चिपका हुआ। ओके, यानी कि जहां कोई शब्द एक ही बार आया हो लेकिन उसके अर्थ अनेक निकले। अब समझिए, अभी आप पीछे यमक पढ़ रहे थे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर ध्यान नहीं देंगे तो। पीछे यमक ये कह रहा था कि जो शब्द है वो एक से अधिक बार आए और हर बार अर्थ अलग हो जाए। यहां कह रहा है कि शब्द एक ही बार आए और उस शब्द के अर्थ अनेक हो जाएं, अर्थ अलग अलग हो जाएं, शब्द एक ही बार आए, तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। अर्थात जहां एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग हो, शब्द एक है लेकिन यहां पे इसके अर्थ अनेक हैं, तो क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा डियर फ्रेंड। ठीक है, जैसे समझिए, बहुत अच्छे से समझिए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। अब ये जो यहाँ पे अंडरलाइन है पानी शब्द, ये शब्द यहाँ पे प्रयोग हुआ है और इस पानी का अर्थ मोती के लिए अलग है, मानुष के लिए अलग है, मनुष्य का मतलब मनुष्य, और चूने के लिए अलग है। यहाँ पे कवि ये कहना चाह रहा है कि रहीमन पानी राखिए, पानी जल की बात हो रही है, पानी राखिए, बिना पानी के कुछ नहीं है, बिना पानी के सब कुछ सूना है। पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, अगर पानी ना हो तो मोती की चमक कैसी? पानी का मतलब यहाँ पे जो है कि मान सम्मान प्रतिष्ठा ना हो जिस मनुष्य के पास, वह मनुष्य कैसा? और पानी सूख जाने के बाद चूना भी सूख करके पत्थर हो जाता है, तो वह चूना भी किस काम का? तो
तो यहाँ पे पानी का अर्थ मोती के लिए अलग है, मनुष्य के लिए यहाँ पे मान सम्मान प्रतिष्ठा की बात हो रही है, और चूने के लिए पानी का अर्थ यहाँ पे अलग है। तो एक पानी के कई अर्थ निकल करके आ गए, यानी कि श्लेष अलंकार इस पंक्ति में उपस्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इस तरीके की वीडियोस आपको YouTube पे नहीं मिलेंगी। यदि पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट लाइक कमेंट। अब श्लेष अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण भी हम देख लेते हैं, जैसे जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई। बहुत अच्छी लाइन है, अर्थ समझिए। गांठ शब्द एक ही बार आया है, लेकिन इसके अर्थ अनेक हैं। एक गांठ का मतलब यहाँ पे है ईर्ष्या, जेलसी। प्यारे दोस्तों, एक गांठ जो ईर्ष्या को, जेलसी को इंडिकेट कर रही है, इसका अर्थ है। दूसरा इसका अर्थ है गन्ने का जोड़। जो लोग गन्ना देखते हैं, ठीक है, गन्ने का जोड़, गन्ना आप लोगों ने देखा होगा, उसमें बीच में गांठ होती है, ठीक है, वो गन्ने का जोड़ और ईर्ष्या। यहाँ पे मतलब ये है कि जहां गांठ तहां रस नहीं। जो गन्ने का जोड़ होता है, वहां पे जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता है गन्ने में, ये हर कोई जानता है। और जहां ईर्ष्या होती है वहां प्रेम नहीं होता। अगर दो दोस्तों के बीच में जेलसी उत्पन्न हो जाए तो प्रेम खत्म हो जाता है, ये हर कोई जानता है। तो यहाँ पे गांठ के दो अर्थ निकल करके आते हैं। एक गांठ का मतलब है ईर्ष्या, जेलसी, एक गांठ का मतलब गन्ने का जोड़ हो गया। शब्द एक, अर्थ अनेक, यानी कि श्लेष अलंकार। आगे बढ़ते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। शब्द ताड़ना है, लेकिन इसके कई सारे अर्थ यहाँ पे निकाले गए हैं। ढोल के लिए ताड़ने का अर्थ अलग है, गंवार मूर्ख के लिए ताड़ने का अर्थ अलग है, शूद्र यानी कि जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए ताड़ने का अर्थ अलग है, पशु जानवरों के लिए ताड़ने का अर्थ अलग है, नारी के लिए ताड़ने का अर्थ अलग है। समझाता हूं। ढोल का मतलब, ताड़ने का मतलब है ढोल जब तक कसेगा नहीं तब तक उसमें खनक नहीं आएगी। तो जो ढोल है उसे हमेशा कस करके बांधना चाहिए, फिट रखना चाहिए, तभी उसमें खनक आएगी। गंवार जो मूर्ख व्यक्ति है उसको यहाँ पे समझाने से मतलब लिया गया है। मूर्ख व्यक्ति जब तक समझाया नहीं जाता तब तक वो सही डायरेक्शन में काम नहीं करता। जो कर्मचारी है जब तक उस पर जो बड़ा अधिकारी, जो बॉस होता है, वो अपनी डांटेगा नहीं, उस पर अपना दबाव बना करके नहीं रखेगा, तब तक कर्मचारी बढ़िया काम नहीं करते हैं। पशु, अगर कोई जानवर है, यदि उसको हम डरा धमका करके नहीं रखेंगे तो जानवर हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। और यहाँ पे नारी को अपने वश में रखने की बात कही गई है, यानी कि नारी कोई भी हो उसको अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। तो एक शब्द के कई सारे अनेक अर्थ हो गए, यानी कि श्लेष अलंकार इन पंक्तियों में हमको साफ साफ नजर आ रहा है। बात यहीं तक खत्म नहीं होती है, हम आगे बढ़ जाएंगे। अब तक प्यारे दोस्तों हम पढ़ रहे थे शब्दा अलंकार के भेद, ठीक है, शब्दा अलंकार के भेद हम पढ़ रहे थे, और जिसमें हमने अनुप्रास, यमक और श्लेष को पढ़ लिया। अब यहां से अर्थालंकार के भेद पढ़ेंगे। अर्थालंकार में जो सबसे पहला उसका भेद है वह है उपमा अलंकार। कौन सा है? उपमा अलंकार, ठीक है। देखिएगा, उपमा अलंकार में होता क्या है कि उपमा अलंकार दो शब्दों यानी कि उप प्लस मां से मिल करके बना है। ये वो परिभाषाएं हैं कि आप चाहें एनसी से लेकर के किसी भी बड़े लेवल के एग्जाम में, हालांकि एनसी में क्या ही, ठीक है, यानी कि 0 लेवल से बड़े लेवल तक किसी भी एग्जाम्स में आप ये डेफिनेशंस लिख सकते हैं, कोई काटने वाला नहीं है, ठीक है। ये लाइनें, ये एग्जाम्पल, ये उदाहरण आप एज इट इज छाप सकते हैं किसी भी एग्जाम में। उपमा अलंकार सीखिए। उपमा अलंकार दो शब्दों उप प्लस मां से मिलकर के बना है, जिसमें उप का अर्थ है समीप और मां का अर्थ है मापना, यानी कि तुलना करना, कंपैरिजन करना, ठीक है। यानी कि उपमा का अर्थ है दो वस्तुओं या व्यक्तियों को समीप रख करके, पास में रख करके, या यूं कहें दोनों को एक समान समझ करके तुलना करना, कंपैरिजन करना। तो जहां तुलना की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है डियर फ्रेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं,
जब पंक्ति में, जब लाइन में। अच्छा, मैं सिर्फ ये लाइन लिख करके भी बात खत्म कर सकता था, लेकिन ये आपको परिभाषा जरूर पता होनी चाहिए। आपसे कोई पूछे उपमा अलंकार क्या है, तो आप सिर्फ इतना बता करके काम नहीं चलेगा, आपको पूरा विधिवत उसमें लिखना पड़ेगा। चलिए, अब अगर मैं ट्रिक की बात करूं यहाँ पे, शॉर्ट ट्रिक की, कि सर हम इसको याद कैसे रखें, मान लीजिए चीजें हम भूल जाते हैं, तो याद रखेंगे आप इस लाइन से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। जब पंक्ति में योजक चिन्ह, ये जो योजक चिन्ह होता है जिसे हम लोग डैश कहते हैं, योजक चिन्ह आए और शब्द जैसे कि सा आ जाए, सी आ जाए, से आ जाए, सो, सरिस, सदृश, सम, ऐसे शब्द यदि लाइन में आ जाते हैं तो इसका मतलब उस पंक्ति में उपमा अलंकार है। आई बात समझ में? कैसे? आगे बढ़ते हैं। इसके उपमा अलंकार के बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। मैंने क्या कहा कि आपकी यदि पंक्ति में सरिस शब्द आ जाए तो वहां उपमा अलंकार हो जाएगा। और लाइन हमारी क्या थी? पीपर पात सरिस मन डोला। सरिस आ गया, यानी कि उपमा अलंकार यहां पे हमें देखने को मिलता है। दीप सा मन जल चुका है। अच्छा, योजक चिन्ह आपको आगे भी मिलेगा दूसरे अलंकार में, कंफ्यूज मत होना। यदि मैंने कहा ना कि योजक चिन्ह के बाद सा, सी, से आना चाहिए, यदि सा, सी, से नहीं आता है तो वहां उपमा अलंकार नहीं होगा। उपमा अलंकार सिर्फ वहां होगा जहां योजक चिन्ह लगने के बाद सा, सी, से ये शब्द आते हैं। दीप सा मन जल चुका है, जैसे दीप जलता है ठीक उसी तरीके से हमारा मन भी जल चुका है। तो दीप, मन की तुलना दीप के जलने जैसी हो रही है, उसके समान हो रही है, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। आई बात समझ में? दीप सा, दीप के समान। हाय फूल सी कोमल बच्ची, जिस तरीके से एक फूल डेलिकेट होता है, कोमल होता है, ठीक उसी तरीके से वो प्यारी सी बच्ची राख की ढेर हो गई। तो यहाँ पे कोमल बच्ची की तुलना फूल से की गई है, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। प्लस योजक चिन्ह के बाद हमें सी शब्द देखने को मिला, यानी कि उपमा अलंकार है। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, जैसा सुंदर चंद्रमा है हमारा मुख भी, मुखड़ा भी उसी तरीके से सुंदर है। तो यहाँ पे मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, यानी कि उपमा अलंकार है। प्लस योजक चिन्ह के बाद सा शब्द आया है, यानी कि उपमा अलंकार है। सागर सा गंभीर हृदय हो, आपका हृदय सागर सा गंभीर होना चाहिए, गहरा होना चाहिए। गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, पहाड़ जैसा जिसका मन ऊंचा हो। यहाँ पे हृदय की तुलना सागर से हो रही है और मन की तुलना पहाड़ से हो रही है। दूसरी बात, जो यहाँ पे योजक चिन्ह के बाद सा शब्द आया है, योजक चिन्ह के बाद सा शब्द आया है, यानी कि इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। जाओ, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। इतनी बात क्लियर? वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा समझ रहे हैं। अब इसके बाद नया अलंकार आता है आपके सामने, वह है रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार। देखिए, जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे। सर, ये उपमेय और उपमान क्या होता है? उपमेय का मतलब है जिसकी तुलना की जाती है। उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए, वो उपमेय। और जिससे तुलना की जाती है, जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है जिससे तुलना की जाती है, उसे हम उपमान कहते हैं। ठीक, इसमें बस इतना ध्यान रखिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। रूपक अलंकार की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाई देता, वहाँ रूपक अलंकार होता है। दूसरा समझिए, रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान, यानी कि जिसकी तुलना की जा रही है प्लस जिससे उसकी तुलना की जा रही है, उनके बीच योजक चिन्ह लगा हो रहता है। अरे सर, पीछे भी तो योजक चिन्ह लगा था दूसरे अलंकार में। जी हाँ, बिल्कुल लगा था, लेकिन वहां पे सा, सी, से शब्द आ रहे थे। यहां सा, सी, से शब्द नहीं आएंगे प्यारे दोस्तों। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, योजक चिन्ह तो आया है, लेकिन बाद में सा, सी, से शब्द नहीं आए, यानी कि रूपक अलंकार है। दूसरी बात, चंद्र सा खिलौना नहीं है, चंद्र के समान नहीं है, यहाँ तुलना नहीं हो रही है। यहाँ पे उपमेय उपमान में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, कोई तुलना नहीं होती, योजक चिन्ह के बाद सा, सी, से शब्द नहीं आते। ठीक है, तो वो कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार के और भी उदाहरण हमारे पास, जैसे चरण कमल बंदौ हरिराई।
योजक चिन्ह लगा है, ठीक है, सासी से शब्द नहीं है, रूपक अलंकार हो जाएगा। सिंपल सी भाषा में समझिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, योजक चिन्ह लगा है, सासी से शब्द है नहीं, ठीक है, और उपमेय उपमान में कोई अंतर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक, मन डैश सागर, योजक चिन्ह आया है, योजक चिन्ह आया है, रूपक अलंकार यहाँ पे हमें दूर से दिखाई दे रहा है। राम कृपा भव निशा सिरानी, योजक चिन्ह का प्रयोग है, सा सी से शब्द, यहाँ पे निशा तो है लेकिन सा से पहले नी आया हुआ है, तो इस सा का मतलब नहीं हो जाता, मतलब नहीं है यहाँ पे कोई, इसलिए इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा डिफरेंट। बात क्लियर, अलंकार क्लियर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, समझिए पॉइंट को। जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए। उपमेय मैंने क्या बताया था, जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है, और जिससे कंपैरिजन किया जाता है वो उपमान होता है। तो यहां उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई देती है। दूसरी बात हम याद कैसे रखेंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, याद ऐसे रखिएगा, अगर पंक्ति में, लाइन में जनु मनु जानो मानो जनहु मनहु मानहु जान पड़ता है, निश्चय ही ज्यों मकु इव इच्छा से जैसे, इस प्रकार के शब्द यदि आपको पंक्ति में मिलते हैं तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आपको कहीं रास्ते में, कहीं बाजार में मिल जाए, तुरंत आप पहचान लेंगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण के तौर पर समझिए, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, जनु शब्द आ गया प्यारे दोस्तों, क्या आ गया, जनु। सर ये तो बहुत आसान तरीका है, जी हाँ, बस इतने शब्द रट लीजिए, काम हो गया आपका। जनु शब्द आ गया, आंखें बंद करके लिख दो उत्प्रेक्षा अलंकार। और उदाहरण लीजिए इसके, उत्प्रेक्षा अलंकार के अन्य उदाहरण, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, या फिर मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। कौन सा शब्द आया है, मानो शब्द आ गया है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, यदि आपको मानो शब्द मिल जाए, मनहु मिल जाए, मानहु मिल जाए, ज्यों मिल जाए, मकु इव इच्छा से, इस प्रकार के शब्द मिल जाएं, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सोवत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप प्रियो प्रभात। शब्द क्या आ गया सर, शब्द आ गया मनहु, अगर यहाँ पे होता जनहु, ठीक है, तो भी हमारा क्या हो जाता, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता। वेरी गुड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ होता है सर। अतिशयोक्ति अलंकार की बात करते हैं। अतिशयोक्ति दो शब्दों अतिशय प्लस उक्ति से मिलकर के बनाए सर। अतिशयोक्ति दो शब्दों अतिशय प्लस उक्ति से मिलकर के बना है, जिसमें अतिशय का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर, एवं उक्ति का अर्थ होता है कथन। जिस कथन को, जिस लाइन को बहुत बढ़ा चढ़ाकर के कह दिया जाता है, उसमें अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे अरे उसका बच्चा इतना सुंदर है जैसे स्वयं श्री कृष्ण, है ना, तो यहाँ पे कितना बढ़ा चढ़ा करके बात कह दी गई। या फिर आपके पास पड़ोस में आपके कुछ मित्र या रिश्तेदार ऐसे होंगे जो इतना फेंकू होंगे, इतना फेंकते होंगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते होंगे कि आप कहते होंगे कि बस ये टल जाए कैसे भी यहाँ से, है ना। इस तरीके के लोग बहुत बढ़ा चढ़ा कर किसी बात को कहना, ठीक है, वो होती है, वहां होता है अतिशयोक्ति अलंकार। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ पे अतिशयोक्ति देखिए कितनी है, पूंछ में आग लग भी नहीं पाई है, पूंछ में आग लगी भी नहीं है और लंका जल गई और निशाचर भी भाग गए। ये भाई कैसे पॉसिबल है, आग लगेगी, पूंछ जलेगी, हनुमान जी पूरी लंका में आग लगाएंगे तब तो लंका जलेगी। ये कह रहे हैं कि नहीं, आग लग नहीं पाई, लंका पहले ही जल गई, यानी कि बहुत बढ़ा चढ़ा करके बात कह दी है। तो ये क्या हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। आगे बढ़ते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार के कुछ और उदाहरण लीजिए सर। देखिए,
आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। चेतक कौन है? घोड़ा है सर। आगे नदी पड़ी अपार, बहुत बड़ी नदी है, घोड़ा पार कैसे उतरेगा? ये राणा सोच ही रहे थे कि चेतक उस पार पहुंच गया। ये कैसे पॉसिबल है? वो सोचते ही रह गए और इतनी बड़ी नदी चेतक कैसे पार कर गया? अतिशयोक्ति, बहुत बड़ा चढ़ा करके बात कह दी। देख लो साकेत नगरी यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। अब भैया वो नगरी है, स्वर्ग में मिलने कैसे जाएगी? अतिशयोक्ति है बहुत। जैसे अगर कह दिया जाए कि खून की नदियां बह गई, खून की नदियां बह गई, भैया कितने आदमी मार दो खून की नदी नहीं बहेगी। अरे वो इतना रोई, अपनी प्रेमी की याद में इतना रोई, आंसुओं से घड़ा भर गया। कितना रो दे, घड़ा नहीं भरेगा, इम्पॉसिबल। अतिशयोक्ति अलंकार, इतना बड़ा चढ़ा के कह रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट आपका आता है मानवीकरण अलंकार। ये इस वीडियो का आखिरी अलंकार होगा। जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट अलंकार थे वो हम आपके लिए बड़ी मेहनत से निकाल करके लाए थे, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने आपको दिए। बिना कमेंट करके, आप बिना कमेंट किए आप नहीं जाएंगे और क्लास में जो है कैसा रहा आप जरूर बताएंगे। मानवीकरण अलंकार की यहाँ पे बात करेंगे। मानवीकरण का मतलब क्या होता है? मानवीकरण का मतलब होता है जहाँ निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव वस्तु की तरह किया गया हो। तरह, ध्यान दीजिए, वस्तु तो निर्जीव है लेकिन उसका वर्णन इस तरीके से किया जा रहा है, उसको डिस्क्राइब इस तरीके से किया जा रहा है जैसे वो जीवित हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जब प्राकृतिक वस्तुओं में जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन किया गया हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए। वृक्ष क्या वृक्ष फूट फूट करके रो सकते हैं? वृक्ष कौन है यहाँ पे? वृक्ष यहाँ पे जो है निर्जीव है, ठीक है, उनको निर्जीव के समान माना गया है और वो फूट फूट करके कैसे रो सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। यानी कि जो वृक्ष हैं उनको क्या माना गया है? उसमें मानवीय भावनाओं को का वर्णन किया गया है। फिर है फूल हंसे कलियां मुस्काई। फूल कैसे हंस सकते हैं? सिर्फ मानव को हंसने का अधिकार दिया गया है प्रकृति की तरफ से, ठीक है, और कलियां मुस्कुरा रही हैं, तो इसमें यहाँ पे मानवीय भावनाओं का वर्णन है, यानी कि मानवीय अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास कैसी रही, वीडियो कैसा रहा, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करेंगे और किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए क्रैक ऑल एग्जाम्स हमारा ये जो चैनल है इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।